आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अप्रैल 2026 से एक ऐसा महाअभियान शुरू हो चुका है जो हमारे देश में नागरिकों की गिनती के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। इस संपूर्ण विश्लेषण में हम इसी विशाल और ऐतिहासिक डिजिटल जनगणना को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि ये नया डेटा भविष्य के भारत की नींव कैसे रखेगा। हमारे इस सफर में आज हम कई अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे भारत की पहली डिजिटल जनगणना से, फिर इसके लॉजिस्टिक्स, 2027 के कुछ बहुत ही दिलचस्प नए बदलाव, इसका संवैधानिक ढांचा और अंत में इसके ऐतिहासिक सफर को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली डिजिटल जनगणना की। कागज से डिजिटल तक की ये छलांग वाकई बहुत बड़ी है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कुल मिलाकर ये हमारी 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत के लिए 8वीं। लेकिन जो चीज़ इसे बिल्कुल अलग बनाती है वो है इसका पूरी तरह से डिजिटल होना। मतलब अब डेटा जुटाने से लेकर उसके विश्लेषण तक का सारा काम एक अभूतपूर्व स्पीड और सटीकता के साथ होने वाला है। इतने बड़े और जटिल अभियान को जमीन पर उतारने के लिए कुछ खास चेहरों को आगे लाया गया है, जिन्हें मार्च 2026 में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसके 2 शुभंकर भी हैं, एक महिला प्रगणक प्रगति और पुरुष प्रगणक विकास। इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। अब जरा इस 16 नंबर पर गौर कीजिए। ये अभियान सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 16 अलग अलग भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत की भाषाई विविधता का एक शानदार उदाहरण है, ताकि हर कोई अपनी भाषा में बिना किसी परेशानी के जानकारी दे सके। समावेशन के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये महज लोगों की गिनती नहीं है। इस बार के फॉर्म में कुल 33 बहुत ही स्पेसिफिक सवाल शामिल किए गए हैं। ये 33 सवाल हमारी आबादी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की एकदम सटीक तस्वीर पेश करेंगे, और यही डेटा भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकारी योजनाओं का असली ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। इस पूरी प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी ये खास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले है सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, जिससे लोग घर बैठे खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी घर घर जाएंगे, उनके पास 2 जबरदस्त मोबाइल ऐप्स होंगे, HLO ऐप यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस और DLM ऐप यानी डिजिटल लेआउट मैप। और ये सब कुछ आधिकारिक पोर्टल censusindia.gov.in से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, इसका चरणबद्ध संचालन और लॉजिस्टिक्स। आखिर इतने बड़े ऑपरेशन को संभाला कैसे जाता है? जवाब है इसे 2 स्पष्ट चरणों में बांटकर। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें पूरा फोकस सिर्फ मकानों और इमारतों की गिनती और उनकी सूची बनाने पर होगा। जब देश का ये पूरा ढांचा मैप हो जाएगा, तब फरवरी 2027 में दूसरा चरण शुरू होगा, जहां असल में जनसंख्या की गिनती की जाएगी। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए, पूरे 30 लाख। देश के हर एक कोने, हर गांव और हर शहर तक पहुंचने के लिए 30 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की एक विशाल फौज जमीन पर उतारी गई है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में से एक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इस गिनती से छूटने ना पाए। जाहिर है, इतने बड़े अभियान के लिए एक भारी भरकम बजट भी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट को मंजूरी दी है, और इसे जमीन पर उतारने के लिए 2026 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन भी कर दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया आधिकारिक रूप से 16 जून 2025 को राजपत्र अधिसूचना के साथ शुरू कर दी गई थी। और इस पूरे महाअभियान के पीछे की असली प्रेरणा है इसकी आधिकारिक थीम, जनगणना से जन कल्याण। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि इस विशाल डेटा को जमा करने का अंतिम लक्ष्य देश के हर एक व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों को सही ढंग से पहुंचाना है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे विषय की ओर, 2027 की जनगणना में होने वाले कुछ बहुत ही बड़े और नए बदलाव। डिजिटल होने के अलावा इस बार के डेटा कलेक्शन में 2 बेहद ऐतिहासिक अपडेट्स जोड़े गए हैं। अगर हम तथ्यों को देखें तो 1931 के बाद पहली बार इस जनगणना में सीधे तौर पर जातिगत जनगणना के डेटा को शामिल किया गया है।
इसके अलावा समाज के बदलते स्वरूप को स्वीकार करते हुए एक और बड़ा बदलाव ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी अब आधिकारिक तौर पर विवाहित जोड़े के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अब आते हैं चौथे भाग पर, इसका संवैधानिक और कानूनी ढांचा। आखिर इस पूरी प्रक्रिया को ताकत कहां से मिलती है? अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो जनगणना अधिनियम 1948 इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य वैधानिक आधार है। संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 इसे स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार का विषय बनाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डेटा सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहता। अनुच्छेद 82 के तहत इसी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य में लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का परिसीमन यानी पुनर्व्यवस्थापन होगा। इसका मतलब है कि ये आंकड़े सीधे तौर पर हमारे देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भविष्य तय करेंगे। और अब हमारे विश्लेषण का 5वां और अंतिम पड़ाव, जनगणना का इतिहास। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह फैक्ट बहुत मजेदार है। भारत में गिनती की शुरुआत वैसे तो 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के समय हो गई थी, लेकिन वो गैर समकालिक थीं, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुई। जो पहली नियमित और एक साथ होने वाली व्यवस्थित जनगणना थी, वो दरअसल 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थापित की गई थी। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर करें तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले पड़ाव रहे हैं, जैसे 1911 से 1921 का दशक, जो हमारे इतिहास का इकलौता ऐसा समय था जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय वास्तव में घट गई थी। फिर 1951 में आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई। हमारी आखिरी पूर्ण जनगणना 2011 में हुई थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं 2021 की निर्धारित जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण टालना पड़ा, जो जनगणना के इस लंबे इतिहास में एक बिल्कुल अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी की बिल्कुल शुरुआती जड़ों को खोजें तो हमें 1830 के दशक में जाना होगा। उस वक्त हेनरी वॉल्टर ने ढाका में पहली व्यवस्थित गिनती की थी, और उनके इसी अहम योगदान की वजह से उन्हें आधिकारिक तौर पर भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। तो 1830 के उन पुराने कागजी पन्नों से निकलकर आज हम 2027 के इस अत्याधुनिक डिजिटल युग में कदम रख चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि 33 विशिष्ट सवालों वाला पूरी तरह से डिजिटल और व्यापक जानकारी का ये विशाल डेटा सेट आने वाले कल में देश की नीतियों और जन कल्याण को आखिर किस तरह का नया आकार देगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।